चलिए हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इन्वायरमेंटल इशू सबसे लास्ट चैप्टर है। अगर हम लोग बात करें कि इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों के चारों तरफ जो भी चीज हम लोगों को छोड़ करके किसी भी पर्सन के को अगर लेकर के बात करें, अगर मान लीजिए कि ये एक घर है और यहाँ पर बहुत सारा चीज रखा हुआ है, तो इस अगर हम लोग इसके इन्वायरमेंट का बात करें तो इसको छोड़ करके इसके चारों तरफ जितना भी चीज है उन सारे चीजों को इसका इन्वायरमेंट कहा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल इशू क्या है। इन्वायरमेंटल इशू कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग ह्यूमन की लगातार पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, ह्यूमन का जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है उसके बढ़ने के कारण उसमें होता क्या है कि बहुत सारे पोल्यूटेंट के कारण पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसी चीज को हम लोग इन्वायरमेंटल इशू के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन अनडिजायरेबल चेंज इन एनीथिंग व्हिच इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन के हेल्थ को कोई भी चीज अगर इफेक्ट करता है, किसी भी चीज में अनडिजायरेबल चेंज आता है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, इन सब चीजों में अगर अपने आप किसी तरह का चेंज आ जाता है तो उन सारे चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहेंगे। अब इसके बाद पोल्यूशन कहेंगे, अब वो अनडिजायरेबल चेंज आया कैसे? तो कोई ना कोई चीज होगा जो उसमें, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, उसमें वो चेंज लेकर के आया है। तो वो जो चीज जिसके कारण पोल्यूशन क्रिएट हुआ या वो अनडिजायरेबल चेंज आया उसको हम लोग कहते हैं क्या? पोल्यूटेंट। फैक्टर व्हिच काउज पोल्यूशन अकर्स इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। अब हम लोग टाइप ऑफ पोल्यूटेंट का बात करें। पोल्यूटेंट है क्या? तो पोल्यूटेंट का अगर हम लोग बात करें, पोल्यूटेंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट समझ लें। जिसके कारण पोल्यूशन होता है, जिसके कारण पोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट। अब इसका टाइप सबसे पहला आता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसा पोल्यूटेंट जो क्या होता है कि कुछ समय के बाद अपने आप डिजेनरेट हो जाता है। कुछ पोल्यूटेंट ऐसा होता है जो कुछ समय बाद अपने आप क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे पेपर, किचन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारा जो पेपर, किचन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारा ऐसा पोल्यूटेंट है, इसके कारण पोल्यूशन तो होता है लेकिन एक लिमिट पीरियड में, कुछ समय बाद वो क्या होगा? अपने आप डिजेनरेट करना शुरू हो जाएगा और वो कुछ समय बाद डिजेनरेट कर जाएगा। तो इस तरह के पोल्यूटेंट को हम लोग कहते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। इसके बाद आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट यानी कि ऐसा पोल्यूटेंट जो कभी भी अपने आप डिजेनरेट नहीं होगा, लाखों करोड़ों वर्ष तक ये क्या होगा? अपने आप वहां पर रहेगा। जैसे प्लास्टिक, ग्लास, ये सारा ऐसा पोल्यूटेंट है जो अगर कहीं पर है तो वो काफी लंबा समय तक वहां क्या होता है? रहता है, वो अपने आप डिजेनरेट नहीं होता है। इस तरह का जो पोल्यूटेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। चलिए अब इसके बाद तीसरा टाइप है प्राइमरी पोल्यूटेंट। क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। ऐसा पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट का अगर बात करें तो क्या होगा? ऐसा पोल्यूटेंट जो अब जिस फॉर्म में रिलीज हुआ है और उसी फॉर्म में इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। जिस फॉर्म में रिलीज हुआ उसी फॉर्म में इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो इस तरह के पोल्यूटेंट को कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड और DDT। इसके बाद आता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ऐसा पोल्यूटेंट जो अगर दो या उससे अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट एक दूसरे से क्या होगा? मिक्स होकर के या फिर रिएक्शन करके जिस पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ऐसा पोल्यूटेंट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से क्रिएट होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे देखिए ये नाइट्रोजन और ये ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, तो इस तरह का जो पोल्यूटेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट ऐसा पोल्यूटेंट, देखिए जो क्या है पोल्यूटेंट, कुछ पोल्यूटेंट ऐसा होगा जो शुरू से ही कम अमाउंट में रहेगा फिर भी पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो भी पोल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन कुछ पोल्यूटेंट ऐसा होता है जहां पर क्या होगा कि वो जब एक नॉर्मल वैल्यू से उसका वैल्यू अधिक हो जाता है तब जाकर के वो पोल्यूशन करना शुरू करता है। तो इस तरह के पोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। जैसे CO2 हम लोग के यहाँ है, मतलब हर जगह इन्वायरमेंट में CO2 है, लेकिन क्या वो हमेशा हम लोग के लिए हार्मफुल है? नहीं। जब इसका अमाउंट एक सर्टेन वैल्यू से अधिक हो जाता है तब ये क्या होगा, हम लोगों के लिए हार्मफुल होगी। उसके बाद आता है क्या, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्या आता है इसके बाद, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। ऐसा पोल्यूटेंट है जो क्या करता, ऐसा पोल्यूटेंट जो क्या होगा कि एक क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, देखिए ह्यूमन एक्टिविटी के बेसिस पर वो क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे देखिए क्वालिटेटिव क्या, इंसेक्टिसाइड, जैसे इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड हम लोग क्या करते हैं कि अगर रखा हुआ है तो क्या वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पोल्यूशन तब क्रिएट करेगा जब उसका यूज किया जाएगा, या फिर फंजीसाइड या फिर वीडीसाइड। इस तरह का जो पोल्यूटेंट है उस तरह उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। चलिए देख लीजिए सारा पोल्यूटेंट। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल, ऐसा पोल्यूटेंट जो कुछ समय बाद अपने आप क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ऐसा पोल्यूटेंट जो काफी समय तक क्या होगा, डिजेनरेट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद है प्राइमरी पोल्यूटेंट, ऐसा पोल्यूटेंट जो क्या होगा, जिस फॉर्म में रिलीज हुआ उसी फॉर्म में क्या करता है, पोल्यूशन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कि रिलीज होगा किसी और फॉर्म में, उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन करेगा एक दूसरे से, उसके बाद पोल्यूशन क्रिएट करेगा। उस तरह के पोल्यूटेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। या याद रखना यह है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में जो है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा हार्मफुल होगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होगा, ज्यादा हार्मफुल होगा। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, ऐसा पोल्यूटेंट जो सर्टेन अमाउंट तक क्या होगा, सर्टेन अमाउंट तक में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उस सर्टेन अमाउंट से उसका अमाउंट ज्यादा हो गया वो क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी मतलब ऐसा पोल्यूटेंट जो क्या होगा, ह्यूमन के एक्टिविटी के बाद क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू करता है, जैसे इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड। चलिए अब हम लोग आते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है क्या, तो देखिए अगर एयर में जो एयर है उसमें अगर किसी तरह का अनडिजायरेबल चेंज आ जाता है, अगर क्या होता है वहां पर किसी तरह का अनडिजायरेबल चेंज होता है। अनडिजायरेबल चेंज दिखाने का मतलब कि वहां सल्फर अधिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गया। जैसे हम लोग अगर जैसे अभी रूम में अगर हम लोग देखे तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सांस ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर सारा इस एयर में सारा चीज जो है वो क्या है, नॉर्मल है, सारा चीज क्या है, नॉर्मल। लेकिन जैसे कि हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं, हवा तेजी से चलना शुरू हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि उस एयर में अगर ट्रैफिक का बात करें तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बहुत सारा हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर्स, बहुत सारा चीज वहां क्या होगा, रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर हवा तेजी से चलना शुरू हो गया तो हम लोग देखते हैं सैंड का पार्टिकल या फिर पॉलन ग्रेन या फिर अदर फैक्टर जो भी है वो वहां जब मिलता है, इस सब कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पाए जिस एयर में,
उस एयर को हम लोग क्या कहेंगे, पोल्यूट एयर, पोल्यूट एयर कहेंगे। और एयर पोल्यूशन ये जो प्रोसेस है, एडिशन ऑफ पार्टिकल गैस केमिकल इन एयर, एडिशन ऑफ पार्टिकल गैस और केमिकल इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या है, काउज क्या है, काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम लोग काउज का बात करें तो यहां सबसे पहला आता है क्या, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट। क्या सब, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट। ये सारा चीज, जैसे देखिए अगर कोयला जला तो उसके कारण क्या होगा, पोल्यूशन होगा। अगर एयरक्राफ्ट पे चलता, हवाई जहाज है या फिर जेट है, इन सब के कारण, इस सब से जो धुआं निकलेगा उसके कारण एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि उस स्मॉग में वो जो स्मॉग है वहां पर क्या है, बहुत सारा गैस है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स स्वचालित वाहन जो है, जो मोटरसाइकिल, जीप, कार, टेम्पू, ये सारा चीज है। इसमें जो फॉसिल फ्यूल जलते हैं उसके बाद जो गैस निकल रहा है उसके कारण क्या होगा, इन्वायरमेंट में, सॉरी एयर में, उसके कारण एयर में बहुत सारा जो है इफेक्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला काउज है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स। दूसरे नंबर में आता है यहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इटीसी। जो पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड या फिर अदर बहुत सारा चीज है जो हम लोग क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं। इन सब ये सारा चीज जहां बनता है, ये सारा चीज जहां बनता है वहां से जो धुआं निकलेगा, वहां से जो स्मोक बाहर आ रहा है या वहां से जो एयर बाहर आ रहा है, इस सब के कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर में आता है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में बहुत सारा चीज आता है, क्रीम है, हेयर क्रीम, इसके बाद फिर जेल, शेविंग क्रीम, सेंट, ये सारा चीज, ये कॉस्मेटिक्स जो है, ये कॉस्मेटिक्स जैसे सेंट हम लोग लगाते हैं, परफ्यूम, या फिर कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, हेयर में लगाते हैं, या फिर बहुत सारा फैक्टर है। तो ये सारा कॉस्मेटिक्स जहां बनता है, इस कॉस्मेटिक्स के कंपनी से बाहर आने वाले हवा, बाहर आने वाला हवा, एयर, ये भी क्या होता है, एयर को पोल्यूट करता है। इसके बाद वेल्डिंग है, वेल्डिंग जो होता है स्टोन क्रशिंग, जहां पर पत्थर को छोटा किया जाता है, थोड़ा जैसे बड़ा बड़ा माउंटेन है वहां पर क्या किया जाता है कि बहुत सारा चीज लगा करके उस पत्थर को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो उस समय में बहुत सारा पार्टिकल जो है वो एयर में आएगा और एयर में आकर के वो क्या करता है, उस एयर को पोल्यूट कर देता है। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन का काउज। चलिए अब देखिए इसके बाद प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट दो तरह है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जान रहे हैं, ऐसा पोल्यूटेंट जो क्या होता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में पोल्यूशन अगर क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब देखिए यहां पर सबसे पहला आता है क्या, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब वही सैंड पार्टिकल या अदर फैक्टर, छोटा पोलन ग्रेन, ये सब क्या पार्टिकुलेट मैटर। ये सब जैसे ही इन्वायरमेंट में आया वो क्या करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा। वो क्या करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा। अब देखिए दूसरा है CO, ध्यान दीजिए CO, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए आप कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आ से रहा, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन जिसको कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारा चीज, ये सब क्या फॉसिल फ्यूल है। अब देखिए जो भी फॉसिल फ्यूल है, उस फॉसिल फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसका अगर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उसके कारण क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। अब देखिए इसके कारण होता क्या है, और वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन होता कैसे।
इनकम्प्लीट कंबसन होता कैसे है? तो ध्यान दीजिए, इनकम्प्लीट कंबसन के लिए क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन के लिए होगा ये कि जैसे जो पुराना ऑटोमोबाइल्स है, मोटरसाइकिल, कार और भी सारा चीज, उसमें क्या होता है कि उसका जो इंजन है, उस इंजन का कैपेसिटी इतना नहीं होता है कि वो क्या करे, उसको खत्म कर सके, उसको पूरा जला सके। अब अगर उसको पूरा नहीं जला सका तो उसके कारण उसमें जो भी लेड है या अदर चीज है, बाकी सारा चीज, वो सब क्या होता है, वहां से बाहर आ जाता है। अब वो बाहर आकर के क्या करेगा, एयर को पोल्यूट करता है। वो बाहर आकर के क्या करेगा, एयर को पोल्यूट करता है। तो इसको हम लोग, ये हो गया इनकम्प्लीट कंबसन। अब देखिए इसके कारण होगा ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये यहाँ पर इसका मतलब है डिक्रीजेज घट रहा है। ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज विजन देखने का, जो अगर लगातार आंख में लगते रहे तो उसके कारण जो देखने का पावर है, कैपेसिटी है, क्षमता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू होगा। हेडेक, सर दर्द, डिक्रीजेज O2 कैरिंग कैपेसिटी। ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना है कि हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, एक बात यहां याद रखना यह है कि हीमोग्लोबिन का जो रिएक्टिविटी है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो है ही, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। बात समझ में आई, क्या बोले कि हीमोग्लोबिन का रिएक्टिविटी कार्बन के साथ अधिक है कंपेयर टू ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन के साथ, अगर एक जगह ऑक्सीजन है और कार्बन है, दोनों है और हीमोग्लोबिन बीच में है, तो वो ऑक्सीजन के तरफ नहीं जाएगा, वो किसके तरफ जा रहा है, कार्बन के तरफ। तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब वो अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन हम लोगों की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक होगा तो कार्बन ऑटोमेटिक अधिक हो गया। अब अगर कार्बन अधिक हो गया, मेजोरिटी हो गया कार्बन का, तो वो हीमोग्लोबिन किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ, यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। ये याद रखना है। तो इसके कारण क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी जो होगा ये क्या होना है, ये घट जाना है, ये याद रखना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, देखिए ये आज कहां से आया, दे प्रोड्यूस नेचुरली और इनकम्प्लीट कंबसन। ये हाइड्रोकार्बन HCS यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, दे प्रोड्यूस नेचुरली और इनकम्प्लीट कंबसन। ये क्या होता है कि ये नेचर से भी क्रिएट होता है, नेचर में अपने आप क्रिएट हो रहा है हाइड्रोकार्बन। कैसे हो रहा है हम लोग को अभी नहीं देखना है, अभी पहले ये देखिए, आगे देखेंगे कि कैसे क्रिएट हो रहा है। पहले ये देखेंगे कि कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो नेचर में नेचुरली अपने आप ही हो रहा है, अपने आप भी हो रहा है। और इसके अलावा, अपने आप के अलावा, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जब कम जलेगा उसके कारण भी इनकम्प्लीट कंबसन, फॉसिल फ्यूल के अलावा भी कोई भी चीज हो सकता है। तो अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो उसके कारण भी ये क्या होगा, यहाँ पर उसके कारण भी ये हाइड्रोकार्बन्स जो है ये क्या होता है, क्या होता है, ये ऐसा होगा कि यहां से हाइड्रोकार्बन क्रिएट होगा। अब देखिए हाइड्रोकार्बन के कारण होता क्या है, ड्यू टू HCS, ये है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, इरिटेशन ऑफ आई इरिटेशन, आंख का जलना, आई इरिटेशन, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इरिटेशन ऑफ आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब ये वाला, यहां से भी क्या होगा, जलन होगा। इसके बाद देखिए ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियोल जानते हैं हम लोगों का जो लंग्स है, ये यहाँ पर जो लंग्स है, यहां से जो आया ये ट्रैकिया दो पार्ट में बैठा, ये क्या हो गया, ब्रोंका। फिर वो ब्रोंका जब बढ़ता है अलग अलग भाग में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोंकियोल्स। देख लेते हैं हम लोग एक छोटा सा फिगर से, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस तरह से ये आया, यहाँ पर ये आया आपका ट्रैकिया, ठीक, तो ये आया ट्रैकिया, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका लंग्स, देखिए ये हो गया क्या, लंग्स, ये हो गया लंग्स। अब देखिए यहाँ पर ये आया, ये ट्रैकिया है,
ये दो पार्ट में बटा, दो पार्ट में यहाँ से बट रहा, ये ब्रोंकाल हो गया। अब ये क्या होगा, बहुत सारा पार्ट में इस तरह से बटेगा। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, ये हो गया इस तरह से बढ़ गया, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर जो ये हो जाता है एल्वियोलाई। तो ब्रोंक्यूल्स जो वो सिकुड़ जाएगा, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, जिसके बाद एयर जो है वो एल्वियोलाई में यानी कि लंग्स में, आपके लंग्स में नहीं पहुंच पाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स का इफेक्ट। ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन्स का इफेक्ट। देखिए इसके बाद आता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए it produced due to combustion of sulfur containing fossil fuel। जिस फॉसिल फ्यूल में सल्फर है उसी के कंबसन से, जलने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। इसके कारण हम लोगों में आई इरिटेशन, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम मतलब अस्थमा, इन्फेक्शिमा, अदर और भी बहुत सारा है, आप 11th के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये SO2 के कारण होता है। इसके बाद है ये ध्यान दीजिए NOx, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इसलिए हम लोग X लिख के 1 2 कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या है, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर। देखिए ध्यान दीजिए, अगर क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा कि ये भी फॉसिल फ्यूल के कंबशन से ही होता है। किसके कंबशन से, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से। लेकिन उसके साथ शर्त है, शर्त क्या है, तो उसके साथ शर्त ये है कि जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई रहेगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई रहेगा, तब अगर जलता है उसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होता है, ये याद रखना है। अब देखिए इट काउज ब्राउन एयर दैट लीड्स टू हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम। इसके कारण ब्राउन एयर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, हार्ट और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये क्या होता है, क्रिएट होता है। चलिए अब आता है इसके बाद क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट। देखिए क्या सब देखे हम लोग, क्या सब देखे, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब देखिए इसके बाद आता है क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या आता है इसके बाद, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ध्यान दीजिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट हम लोग देख, यहां देखिए यहां लिख दिए हैं, इट फॉर्म थ्रू रिएक्शन बिटवीन, ये प्राइमरी है 1 डिग्री, 1 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको हम लोग प्राइमरी पढ़ते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। इट फॉर्म थ्रू रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट में रिएक्शन होगा तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण क्रिएट होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसमें देखिए सबसे बड़ा फोटोकेमिकल स्मॉग, इट इज रिलेटेड टू स्मॉग एंड फॉग। देखिए ध्यान दीजिए फोटोकेमिकल स्मॉग है क्या, जब क्या होगा कि बहुत सारा फॉग और स्मॉग, फॉग और स्मॉग में डिफरेंस, स्मॉग में डिफरेंस समझते हैं। फॉग मतलब कुहासा जिसको कहते हैं, स्मोक मतलब धुआं, थोड़ा थोड़ा धुंधला जो होता है, वो दोनों जब मिल जाएगा तो बनाएगा क्या, फोटोकेमिकल स्मोक। एसिड रेन, देखिए एसिड रेन ये यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिलता है तो देखिए सल्फर एसिड रेन यही समझ लीजिए, फिर आगे नहीं बताएंगे। क्या होगा कि जो सल्फर है SO2 प्लस N2, ये क्या होगा, दोनों मिल गए, जो एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हुआ, अधिक हो गया, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गया। क्या गया, दोनों एक दूसरे से मर्ज हुआ। अब देखिए अगर वो मर्ज हो गया तो अब क्या होगा, अगर वो मर्ज हुआ तो अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि ये दोनों मिलकर के एनवायरमेंट में ऊपर कहा, क्लाउड के पास जाकर के एक लेयर बना देता है। क्या करता है, लेयर बनाएगा और ये एसिड बनाएगा, एसिड, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, एसिड बना लेगा और वो ऊपर जाकर के एक लेयर बना, क्लाउड के नीचे एक लेयर बना करके रहेगा।
अब वो जो लेयर बना करके है, तो लेयर बनाने के बाद क्या होगा, वो लेयर जब उस लेयर से पानी, जब बारिश शुरू हुआ तो बारिश के शुरू होने के बाद वो बारिश का बूंद जब वहां आकर के गिरता है तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण होगा ये कि वहां पर वो जाकर के उस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लेकर के गिरेगा। जब उस पानी में ये एसिड मिलता है तो उसी रेन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आप यहीं पर देख लीजिए। एसिड रेन के कारण क्या होता है, एसिड रेन के कारण जो लैंड है वो धीरे धीरे क्या होगा, इनफर्टाइल होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद उसमें जो उपज है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाता है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, अगर एसिड रेन का जो एसिड रेन, उस रेन का जो वाटर है वो अगर क्या होता है पॉन्ड, रिवर या फिर कहीं पर जाता है, उसमें क्या होगा कि वो जहां पर गया, जिस पॉन्ड में गया, उस वाटर का एसिडिटी हाई हो जाएगा, जिसके कारण वहां पर जो भी एक्वेटिक एनिमल है उसका जिंदा रहना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। समझ गए बात को? तो इस तरह से ये एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट है। अब देखिए इसके बाद आप यहीं पर हम लोग देख लेते हैं काउज के बाद, काउज ऑफ एयर पोल्यूशन के बाद क्या होता है, काउज ऑफ एयर पोल्यूशन के बाद कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ये देख लेते हैं हम लोग, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहीं पर हम लोग आपको लिख लेना है खुद से, हम लिख रहे हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये सिंपल सा फंड है। सबसे पहला कि जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक प्लांट लगाना, रिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं। प्लांट लगाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। तो यानी कि रिफॉरेस्टेशन किया जाए, पहला। दूसरा, जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स में जो फॉसिल फ्यूल या फिर लेड से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं, लेड से रिलेटेड जैसे मतलब पेट्रोल में जो लेड है, इस सब चीज से जो हम लोग करते हैं वो क्या होगा, उसका यूज जो है हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को कम करना चाहिए। तीसरा, अगर यूज करते ही है ऑटोमोबाइल्स तो उसमें सीएनजी का यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीएनजी यूज करना चाहिए। इसके बाद देखिए जो जितना भी पुराना ऑटोमोबाइल्स है, जो भी पुराना ऑटोमोबाइल्स है उसको क्या करना चाहिए, पुराना ऑटोमोबाइल्स को हटा देना चाहिए। धीरे धीरे क्या करना चाहिए, या तो हटा देना चाहिए या मिनिमम यूज में लाना चाहिए। इसके बाद देखिए कि जो फंजीसाइड, वीडीसाइड या फिर अदर दूसरा कोई भी चीज है उसके यूज को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह के काम को करके हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन यहाँ पर खत्म। अब हम लोग आगे देखेंगे वाटर पोल्यूशन। क्या देखेंगे आगे, वाटर पोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये भी तो आसानी है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में कि वाटर पोल्यूशन क्या है। तो चलिए देखिए वाटर पोल्यूशन क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन जो है क्या होगा कि अगर किसी भी वाटर में, अगर क्या होता है कि किसी भी वाटर में अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है। क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी कोई भी वाटर, चाहे पॉन्ड है, लेक है, सी है या फिर ग्राउंड वाटर है, कुछ भी है, वहां अगर कोई भी मेटल जो है उसको मिला दिया जाए, अगर वहां क्या होता है कि किसी भी मेटल को मिला दिया जाता है तो उसके कारण वो वाटर क्या है कि हम लोगों के यूज के लायक नहीं रहता है। वो क्या होता है, हम लोगों के यूज के लायक नहीं बचता है। अब वो अगर हम लोगों के यूज के लायक नहीं बचा, उसी को कहा जाता है क्या, वाटर पोल्यूशन। अब देखिए क्या लिखा है, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ सब्सटेंस और फैक्टर व्हिच इफेक्ट आवर हेल्थ। अगर किसी भी चीज को हम लोग मिला दे तो
तो वो क्या करेगा कि अब देखिए एक बात है, एयर में क्या है कि थोड़ा सा अगर पोल्यूशन बढ़ा तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर में अगर जरा सा 0.1%, अगर हम लोग 0.1% पोल्यूट भी हो गया वाटर, तो उस वाटर का यूज हम लोग फिर नहीं कर सकते। समझ गए? चलिए अब हम लोग आते हैं सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? तो दोनों सोर्स है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में आप देखिए क्ले स्लिप फ्रॉम सॉइल इरोजन के समय जो स्लिप वगैरह निकलता है। मैन मेड में क्या सब है? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सरफेस रन ऑफ, इटीसी, और भी बहुत सारा मैन मेड फैक्टर है जो वाटर को पोल्यूट करता है। काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन, म्यूनिसिपल वाटर, हम लोगों के घर से जो वाटर निकलता है, क्या होता है कि नाला होते हुए, सीवेज होते हुए वो क्या होता है, कहां पहुंच जाता है? फिर किसी भी रिवर में या फिर पॉन्ड में या लेक में। अब अगर वहां पर वो पहुंचा तो वो क्या करेगा? उसको इफेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक इफेक्ट करता है, उसको पोल्यूट करता है। अनवांटेड यूज ऑफ वाटर, हम लोगों को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? वाटर का अगर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें स्नान के समय, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट का यूज है, हम लोग 3 बकेट से काम करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि ये क्या करता है? वाटर को पोल्यूट करता है। क्लीनिंग ऑफ क्लोथ एनिमल इन पॉन्ड, रिवर, लेक, पॉन्ड, रिवर, लेक, इस सब में हम लोग जो क्या करते हैं, वो क्लॉथ क्लीनिंग या फिर एनिमल को ले जाकर के वहां क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं, या फिर जो किसी भी चीज को अगर वहां क्लीन करते हैं तो उसके कारण। इसके बाद देखिए थ्रोइंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इन वाटर। वाटर में हम लोग क्या करते हैं? जैसे बड़ा बड़ा रिवर है, जैसे यमुना ले लीजिए, यमुना गंगा सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। गंगा का अगर हम लोग बात करें तो वहां हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेथ बॉडी है या फिर हेयर कटिंग है या फिर अदर फैक्टर, जो भी बहुत सारा सब्सटेंस है जो हम लोग क्या करते हैं? गंगा में डाल देते हैं। अब उसके कारण सब पोल्यूटेंट के कारण वो जो रिवर, गंगा रिवर का जो वाटर है वो क्या होगा? पोल्यूट हो जाता है। तो ये हो गया थ्रोइंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इन वाटर। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिक्रीज इन डिसॉल्व O2 इन वाटर, डिक्रीज द डिसॉल्व O2 इन वाटर। जैसे ही वाटर पोल्यूट होगा तो वाटर पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि O2 जो होगा, O2 का लेवल वहां क्या होता है? घटते चला जाता है या फिर वो घट जाता है। हायर BOD, अधिक जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए ये है क्या? BOD इज अमाउंट ऑफ O2 in milligram required to decompose organic matter present in 1 liter। देखिए यहां हम लोग देखते BOD क्या है? 1 लीटर वाटर है, ये 1 लीटर वाटर है। अब इस 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको डिकम्पोज करने के लिए जो O2 रिक्वायर्ड होगा, 1 लीटर वाटर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए जिस O2 का जरूरत हो, जितना O2 का जरूरत होगा वही होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बात आप यहां समझ लीजिए, अगर क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, मान लीजिए क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा कब? जब ये घटेगा कौन? O2 अगर घट जाएगा मतलब पोल्यूशन अधिक, वाटर पोल्यूशन अधिक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। पोल्यूशन कम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? घटेगा। ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? इट इंडिकेट टोटल O2 रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल O2 कंज्यूमिंग पोल्यूटेंट मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। जितना O2 कंज्यूम करने लगे कि कोई भी अगर केमिकल वाटर में जो केमिकल है उसको कंज्यूम करने के लिए जितना O2 चाहिए, जितना O2 चाहिए, वाटर के केमिकल को कंज्यूम करने के लिए जितना O2 चाहिए उसी को हम लोग कहेंगे CO2। अब देखिए इफेक्ट भी हो गया, तीसरा, चौथा देखिए
persistent pesticide and mercury passed into food chain. देखिए क्या होगा कि वाटर पोल्यूट हुआ, वाटर क्या वो पोल्यूट हो गया। अब उस वाटर में वाटर पोल्यूशन के कारण वहां पर जो प्लांट है वो क्या करेगा, उसी पोल्यूट वाटर का यूज करेगा, या वहां जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या होगा, उसी पोल्यूटेंट का यूज करेगा, उसी पोल्यूट वाटर का यूज करेगा। अब वो क्या होगा कि अब उस एक्वेटिक एनिमल अगर हम लोग के फूड चेन में आए, ह्यूमन के फूड चेन में आ जाए, वो मरकरी वगैरह क्या होगा वहां से अधिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूट्रिफिकेशन, क्या है यूट्रिफिकेशन। देखिए यूट्रिफिकेशन है क्या, अगर वाटर में क्या होता है कि जितना सारा चीज है वाटर में, जितना सारा चीज, जैसे कहने का मतलब कि जैसे कोई प्लांट है, एनिमल है, उस वहां पर वो ग्रो कर रहा है। वो ग्रो कैसे कर रहा है, क्योंकि वहां उसको उतना न्यूट्रिएंट है, वहां उसको क्या उतना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जिसके कारण वो वहां ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर अब हम लोगों की एक्टिविटी के कारण, जैसे हम लोग डिटर्जेंट उसमें, जैसे क्लॉथ क्लीनिंग में क्या किया, डिटर्जेंट यूज किया, वो गया वाटर में। हम लोग का जो म्यूनिसिपल वाटर है वो गया वहां पर। तो इस सब में क्या है, न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिएंट जब वाटर में जाएगा, तो वाटर का न्यूट्रिएंट क्या हुआ, न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ गया। अब वाटर का न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर बढ़ा तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो भी करेगा तेजी से। वो ग्रो क्या करेगा, वो काफी तेजी से ग्रो करेगा। अब वो अगर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूट्रिफिकेशन। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन। ध्यान दीजिए जरा, इस यूट्रिफिकेशन के कारण कभी कभी वाटर में हो जाता है अलगल ब्लूम। क्या होता है, अलगल ब्लूम। अब इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट जब जा रहा है, वाटर में, तो क्या होगा, वहां जो एल्गी है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अब धीरे धीरे ग्रो करने के जो कर रहा है, अब वो क्या होगा, काफी तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा। अब वो अगर काफी तेजी से ग्रो करना शुरू होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलगल ब्लूम। समझ के बात को आप देखे होंगे अपने चारों तरफ। अलगल ब्लूम के कारण, अलगल ब्लूम का नुकसान क्या, चलो ठीक है मान लेते हैं सर अलगल ब्लूम अगर हो गया तो क्या हम लोग को क्या दिक्कत है, तो देखिए हम लोग को दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, वो लिविंग स्टेट में नहीं रहेगा। वहां जो प्लांट है वो लिविंग स्टेट में नहीं रहेगा। अब अगर वो लिविंग स्टेट में नहीं है, डेड हो गया, तब उसके डेड होने के कारण क्या होगा, उसके डेड होने के कारण अब वो क्या करेगा, उस वाटर को फिर से पोल्यूट करेगा, जिसके कारण हम लोग फिर उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया यूट्रिफिकेशन। अब आता है बायोमैग्निफिकेशन। चलिए देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या है, हर फूड चेन के हर लेवल पर क्या होता है कि जो केमिकल सब्सटेंस है वो बढ़ते जा रहा है। केमिकल सब्सटेंस वो क्या है, बढ़ते जा रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में एक होगा फिगर, आप देख लीजिए कुछ निकाल के फिगर। ये देखिए यहाँ पर फिगर है 16.5। क्या देखिए यहाँ वाटर में डीडीटी का परसेंटेज देखिए। ये जू प्लांक्टन क्या है, प्लांट एक्वेटिक प्लांट। अब इसके बाद देखिए स्मॉल फिश में ये 0.5 हो गया, लार्ज फिश में 2 हो गया, फिश ईटिंग में 25 ppm हो गया, 25 ppm। यानी कि यहाँ तक आते क्या हुआ, काफी अधिक हो गया। अब ये फूड चाहिए जो बढ़ते जा रहा है केमिकल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ये याद रखिएगा कि कितना पीपीएम किसका कहाँ है। जैसे वाटर में डीडीटी का पीपीएम है 0.03, जू प्लैंक्टन में 0.4 हो गया, स्मॉल फिश में 0.5 हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन। अब आता है सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज से जो वाटर निकला उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है 3 स्टेज में। क्या सब, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी। देखिए प्राइमरी में क्या होगा, इसमें फिल्टरिंग, चर्निंग और स्क्रीनिंग करके सेडिमेंशन किया जाए। क्या सब, फिल्टरिंग, चर्निंग और स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन, ये प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से जो बना, यहाँ से जो फिल्टरिंग या फिर चर्निंग, स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन के बाद जो वाटर बचा, वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी को, सेकेंडरी बात करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है।
क्या किया जाएगा, वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी को खत्म किया जाएगा। और तीसरे में क्या किया जाएगा कि ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ खत्म हुआ धीरे, एक हुआ कौन सा, जो एनारोबिक था, यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एनारोबिक को खत्म किया गया, एरोबिक अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पर टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, क्लोरीनेटेड किया जाएगा क्लोरीन और आयोडीन के मदद से, और इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे का यूज किया जाएगा एरोबिक ऑर्गेनिज्म को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजेनरेट करने के लिए। तो ये हो गया आपका वाटर पोल्यूशन। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, नॉइज पोल्यूशन। देखिए 80 डेसिबाइट से लेकर के आप ऊपर का 80 डीबी से लेकर के ऊपर का जो भी वॉल्यूम है वो क्या है, वो क्या है, नॉइज पोल्यूशन। वो क्या है, नॉइज पोल्यूशन। अनवांटेड और अनडिजायरेबल चेंज इन नॉइज इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। समझ गए, इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर कि पोल्यूटेंट साउंड हैव वैल्यू ऑफ एवं 80 dB। अब देखिए सोर्स क्या है, तो बहुत सारा सोर्स है, वेरियस इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री है जहां पर जैसे क्या है, स्टील फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है, शू फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री ऐसा जहां पर क्या है, बहुत सारा बड़ा बड़ा सा जो मशीन है वो वहां पर चल रहा है, उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा साउंड जो क्रिएट होता है उसको क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन। समझ के बात को। इसके बाद देखिए दूसरा है डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे जेट है, ठीक, टैंक है, फिर बहुत सारा बंदूक है, ये सब क्या है, डिफेंस इक्विपमेंट। ये सब क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम, हम लोग क्या करते हैं, साउंड बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, होम थिएटर बजाते हैं, ये सारा क्या है, ये सारा नॉइज पोल्यूशन का कारण होता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हम लोग जो ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं बहुत सारा, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, या फिर बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, बहुत सारा चीज ऐसा। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो ये भी क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करता है। इसके बाद है डायनामाइट ब्लास्टिंग, जो बड़ा बड़ा माउंटेन को तोड़ने के लिए लोग पड़े थे पीछे एयर पोल्यूशन में, बड़े बड़े माउंटेन को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, डायनामाइट का यूज किया जाता है, उसके ब्लास्ट से भी बहुत ज्यादा आवाज होता है, तो इसको ये भी हो गया। इसके बाद अब देखिए इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट ऑन हियरिंग, सुनने में लगातार अगर हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन में हम लोगों का सुनने का जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, घट जाता है। इट काउज एनेक्सिटी, सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होगा। डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, जैसे हम लोग कभी कभी डिक्रीज, कभी कभी इंक्रीज भी, क्या होगा कि जब हम लोग हाई साउंड में, काफी अधिक साउंड में रहेंगे तो उस समय क्या होगा कि हम लोग जो है सांस लेने में हम लोगों को क्या होगा, सॉरी हार्ट रेट जो हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। काउज अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, सांस तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। हार्ट रेट जैसे ही घटा तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड का सप्लाई घट गया, ब्लड का सप्लाई घटा तो क्या होगा, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं पहुंचेगा मतलब सांस जो वो क्या होगा, तेज हो जाएगा। इसके बाद देखिए काउज अल्टर हो गया, ये नॉइज आल्सो काउज इमोशनल डिस्टर्बेंस, चिड़चिड़ाहट, लगातार अगर आवाज में हम लोग नॉइज पोल्यूशन में रहे तो उसके कारण हम लोगों में क्या होता है, उसके कारण हम लोगों में चिड़चिड़ाहट का जो प्रॉब्लम है वो भी शुरू हो जाता है। समझ के बात को, तो ये हो गया नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए इसका इफेक्ट हो गया, हम लोग कंट्रोल देख ही लेते, कंट्रोल तो अब आप खुद से लिख लेंगे, कंट्रोल ऑफ एनपी नॉइज पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, तो कंट्रोल में आप जान रहे हैं, तो सबसे पहला क्या है, एक्वेस्टिक जोन का ऑर्डिनेशन करना चाहिए। जैसे जहां पर बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है उसके चारों तरफ साउंड एब्जॉर्बर लगाना चाहिए कि वो आवाज वहां से क्या हो, बाहर नहीं जा पाए। साउंड एब्जॉर्बर लगाना चाहिए जो क्या हो, जिसके कारण वो आवाज वहां से क्या हो, बाहर नहीं जा पाए। इसके बाद देखिए कि जो हम लोग का होम एड्रेसेस है, जैसे मान लीजिए लाउड स्पीकर, थिएटर, डीजे, इस सब का यूज जो है ये क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए।
तीसरा देखिए कि जो रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल, वहां क्या करना, वहां क्या होता है, अभी देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा रूल बना दिया गया है कि आप रात के 10 बजे के बाद सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तो इन सारे जगहों पर इस सब रूल को, इन सारे रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसके बाद काफी कम जो है हम लोगों को जहां तक हो सके हम लोग क्या करें कि ऑटोमोबाइल्स का यूज जो है वो कम करें, व्हीकल का यूज कम करें। समझ गए? तो ये हो गया क्या, नॉइज पोल्यूशन का कंट्रोल। समझ गए? एक बात आप ध्यान रखिएगा केवल कि आपके एनसीईआरटी में कुछ इन्वायरमेंटल एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट ये सब दिया गया है, इसको आपको खुद से पढ़ लेना, उसमें हम आपका कुछ हेल्प कर नहीं सकते। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद ये चैप्टर आपका होगा कल खत्म।